बलूचिस्तान के एक एरिया हब चौकी में एक आदमी अपनी बकरियां चरवाने निकलता है। उसकी बकरियां घास खाते खाते एक खाली जगह की तरफ निकल जाती हैं। जब वो उनके पीछे जाता है तो वो एक ऐसा सीन देखता है जो किसी भी इंसान का दिल दहला दे और उसे उल्टे पांव भागने पर मजबूर करते हैं। वो वहाँ से उल्टे पांव भाग जाता है और भागते भागते एक सड़क की तरफ जाता है जहाँ पर उसको एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है और वो उसको एक ऐसी कार के बारे में बताता है जो पूरी जली हुई है और उस कार की डिक्की में एक लाश पड़ी है जिसका ना तो सर है, ना हाथ है और ना ही पाँव है। पुलिस को वहाँ पहुँचने और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये लाश वहाँ पिछले 5 दिन से पड़ी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आफ्टर पार्टी। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम बट आई एम फाइनली बैक विद अनदर ट्रू क्राइम केस। आज हम बात करने वाले हैं मुस्तफ़ा आमिर के केस की, जिसको उसके अपने ही सो कॉल्ड दोस्त ने टॉर्चर करने के बाद जिंदा जला डाला। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान में ड्रग्स का यूज़ और बिजनेस दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यूएन की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 7.6 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं, जिनमें 78% मेल और 22% फीमेल्स हैं और इनकी क्वांटिटी में ईयरली 40,000 की शरह से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत जल्दी दुनिया के टॉप एडिक्ट कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि इस ड्रग एडिक्शन की एक बड़ी परसेंटेज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो योलो लाइफस्टाइल और यंग लिविंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इस सब का निशाना बनते हैं। पार्टीज़ में वो दोस्तों के थ्रू इस सब से इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर इवेंचुअली एडिक्शन और फिर ड्रग्स को ख़रीदने और उसको बेचने के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसी सर्कल का हिस्सा थे मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान, जिसे मुस्तफ़ा का दोस्त भी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने मुस्तफ़ा को अपने घर कराची से कई मील दूर इस हालत में पहुंचा दिया? आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। अरमगान, जिस पर 2019 से अभी तक ऑलरेडी 11 केसेस हो चुके हैं, जिसमें थ्रेटनिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, स्मगलिंग और सिविलियन पर फायरिंग जैसे केसेस शामिल हैं। अरमगान एक इलीगल कॉल सेंटर चलाता था जिसकी मंथली अर्निंग अराउंड 2-3 करोड़ थी और वो अपने एम्प्लॉयज़ पर शक भी करता था और अगर उसको अपने किसी एम्प्लॉय पर शक हो जाता तो वो उसे अपने घर बुला के मेटल के रॉड्स से मारता था। ऑन द अदर हैंड, मुस्तफ़ा इस इंसिडेंट के होने के दौरान एंटी नार्कोटिक्स फोर्स से अरेस्ट होने के बाद बेल पर था। वो इस दौरान एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट कराची में ट्रायल पर था। मुस्तफ़ा आमिर की इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स ख़रीदने और बेचने में थी या नहीं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी मदर इस सब से ऑलरेडी डिनाई कर चुकी हैं। उनका ये कहना था कि उसकी इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने अरमगान को भी उसका दोस्त मानने से मना कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या था, उन दोनों में ऐसा क्या लिंक था कि अरमगान ने उसको उस रात बुलाया और वो फ़ौरन से चला भी गया उसको मिलने? मुस्तफ़ा आमिर एक ड्रग सेलिंग गैंग का हिस्सा है जो ड्रग्स को यूएसए से पाकिस्तान स्मगल करता है। इस गैंग का लीडर, जिसका नाम याहिया बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान में अपने एक एजेंट बाजिल को भेजता था। बाजिल के आगे 3 क्लाइंट्स थे, जिनमें से एक का नाम उस्मान था। उस्मान की 3 महीने पहले ये कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और रिपोर्टेडली जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी तब भी वो नशे की हालत में था। दूसरा क्लाइंट पाकिस्तान के एक फेमस एक्टर साजिद हसन का बेटा साहिर हसन था और तीसरा था मुस्तफ़ा आमिर। डार्क वेब और कोरियर कंपनीज़ के थ्रू ये हासिल होने के बाद ये तीनों ये ड्रग्स खुद भी यूज़ करते थे और आगे एलीट क्लास फैमिलीज़ के बच्चों को भी बेचते थे। और अरमगान मुस्तफ़ा का एक क्लाइंट था जिसको वो ड्रग्स बेचा करता था। और पिछले 4 साल से मुस्तफ़ा मार्शा शाहिद नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी था, लेकिन मुस्तफ़ा की मदर के अकॉर्डिंग मार्शा अरमगान के साथ भी रिलेशनशिप में थी और वो मुस्तफ़ा को चीट कर रही थी। इसी बात पर 1 जनवरी 2025 को अरमगान के घर पार्टी में अरमगान और मुस्तफ़ा की लड़ाई भी हुई क्योंकि अरमगान ने मुस्तफ़ा और मार्शा को बात करते देख लिया था। अब इस सब में कौन सी बात मुस्तफ़ा के मर्डर की वजह बनी, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा, बिकॉज इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। मुस्तफ़ा आमिर, जिसकी एज 23 ईयर्स थी और वो MBA का स्टूडेंट भी था, 6 जनवरी 2025 को अपने घर से अरमगान को मिलने निकलता है और वो साथ में अपने एक दोस्त को मैसेज भी करता है कि वो अरमगान के घर उसको मिलने जा रहा है। उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कभी वापस आ ही नहीं सकेगा और उसकी लाश ऐसे एक अननोन बॉडी के तौर पर दफना दी जाएगी। मुस्तफ़ा को घर से गए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर वापस नहीं आया था।
जो कि शायद इतनी अलार्मिंग बात ना होती अगर उसका फ़ोन कॉल करने पर भी स्विच ऑफ ना आ रहा होता। मुस्तफ़ा की मदर ने उसको बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो वो डायरेक्टली और ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वहां पर उन्होंने उनको मिसिंग रिपोर्ट फ़ाइल करने को बोला, लेकिन पुलिस ने उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और कुछ देर और उनसे बहस करने के बाद उसकी मदर वापस घर आ गई। इसी चक्कर में मुस्तफ़ा को घर से गए 1-2 दिन गुजर गए जब फाइनली उसके दोस्तों ने अरमगान का नाम पॉइंट आउट किया और उन्होंने बोला कि वो उस शाम को अरमगान को मिलने गया था। और मुस्तफ़ा की मदर के बार बार अपील करने के बाद पुलिस ने फाइनली केस तो फाइल कर दिया, लेकिन तब भी कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। इस सब के दौरान मुस्तफ़ा की मदर ने अरमगान को डायरेक्टली भी कॉल की और उन्होंने उसको पूछा कि क्या 6 जनवरी की शाम को मुस्तफ़ा उसके घर आया था, जिस पर अरमगान ने साफ इनकार कर दिया और उसने ये तक कहा कि ना तो मुस्तफ़ा उसको उस शाम मिलने आया था और ना ही उसको पता था कि वो कहाँ है। उसके कुछ दिन बाद ही जब मुस्तफ़ा को घर से गायब हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तो मुस्तफ़ा की मदर को रैंडमली एक अमेरिकन नंबर से रैंसम कॉल्स आना शुरू हो गई और ये वो पॉइंट था जब इस केस को सीरियसली लिया गया और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ी। और मुस्तफ़ा के कॉल्स और मैसेजेस के रिकॉर्ड को चेक करने के बाद पता चला कि वो उस शाम अरमगान को ही मिलने गया था। और क्योंकि उस शाम को मुस्तफ़ा अरमगान के बुलाने पर उसे मिलने गया था, तो ये केस भी मिसिंग पर्सन से किडनैपिंग में बदल गया। फ़ौरन इस केस को एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस को दे दिया गया और इस पर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसके साथ ही पुलिस को अरमगान के घर रेड का वारंट भी इशू हो गया, इस उम्मीद पे कि शायद वहाँ से मुस्तफ़ा आमिर मिल जाए, लेकिन अभी तक किसी को मुस्तफ़ा आमिर की साइड की कहानी का अंदाज़ा भी नहीं था। 8 फरवरी 2025 अरमगान के घर पर जब पुलिस ने रेड की तो अरमगान ने गोलियों की बारिश कर दी और इस सब में 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी गोलियां लगी और जवाब में अरमगान का ये कहना था कि वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर फायरिंग कर रहा था। इस रेड के बाद ये केस कम्प्लीटली नई डायरेक्शन में चला गया क्योंकि अरमगान के घर से मुस्तफ़ा तो नहीं मिला, लेकिन 62 USBs, लैपटॉप्स और अनलाइसेंस्ड मिली। इस सब से पता ये चला कि अरमगान एक कॉल सेंटर तो चलाता ही था इलीगली, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ पर तशद्दुद भी करता था। पकड़े जाने के बाद फाइनली अरमगान से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, लेकिन वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। कभी वो कहता था कि मैंने मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डाल दिया है और कभी वो कहता था कि मैंने उसको समुंदर में फेंक दिया। यानी वो इस बात से तो डिनाई नहीं कर रहा था कि उसने मुस्तफ़ा आमिर के साथ कुछ गलत किया है, लेकिन वो डायरेक्टली बता नहीं रहा था कि मुस्तफ़ा आखिर था कहाँ और उसने उसके साथ किया क्या था। इसी दौरान एक पुलिस सर्जन ने एक बॉडी के सैंपल कराची पुलिस को भेजे जो कि बलूचिस्तान से कराची लाई गई थी एक लावारिस लाश के तौर पर, और पाकिस्तान के एक NGO ईदी फाउंडेशन के अंदर वो रखी गई थी और ईदी कब्रिस्तान में ही वो 5 दिन के बाद दफना दी गई थी। इस बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि इसके फिंगरप्रिंट सैंपल्स तक लेना इम्पॉसिबल थे, लेकिन इस बॉडी के टोटल 11 ब्लड सैंपल्स लिए गए और जब ये ब्लड सैंपल्स मैच किए तो ये ब्लड सैंपल्स मुस्तफ़ा आमिर की मदर से मैच हो गए, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी और किसी की नहीं, मुस्तफ़ा आमिर की ही थी। वो मुस्तफ़ा आमिर जिसको पिछले कई हफ्तों से ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, वो 7 जनवरी 2025 को ही एक्सट्रीम टॉर्चर का निशाना बनने के बाद इस दुनिया से जा चुका था। उसकी लाश 5 दिन उस वीराने में पड़ी रही और वो एक आदमी को मिली जिसकी बकरियां गलती से उस तरफ चली गई थी। ब्लड सैंपल मैच हो जाने के बाद फ़ौरन अरमगान ने भी अपने क्राइम को एडमिट कर लिया और ATC ने इसी बात पर 3 पुलिस ऑफिसर्स को भी इस केस पर इतना लेज़ी रिएक्शन देने पर सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मुस्तफ़ा आमिर की साइड ऑफ द स्टोरी कोई नहीं जानता था और किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि उस रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, जो कि मुस्तफ़ा आमिर का टाइम ऑफ डेथ बताया जा रहा था, उस टाइम पे मुस्तफ़ा किस हाल में था और वो बलूचिस्तान पहुंचा कैसे। और इस सब की डिटेल पुलिस को मिली शिराज के कन्फेशन से। शिराज इस सारे केस का एक सीक्रेट कैरेक्टर था जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट किया गया था, लेकिन शिराज ने जो स्टोरी सुनाई वो इन्वेस्टिगेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट। शिराज ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया कि उसने और अरमगान ने ही उस शाम को मुस्तफ़ा को अरमगान के घर कराची के एरिया DHA फेज़ 6 में बुलाया था। अब जैसे ही मुस्तफ़ा घर से निकल रहा था तो अरमगान ने उसको किसी ड्रग के बारे में पूछा, जिसके रिप्लाई में मुस्तफ़ा ने एक बनाना इमोजी सेंड की जो कि अपेरेंटली किसी ड्रग का कोड वर्ड था। लेकिन उस टाइम अरमगान नशे की हालत में था और उसको पता नहीं चला
और उसको लगा कि शायद उसका राज फाश हो गया है और मुस्तफ़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। अरमगान ने उस एक बनाना इमोजी को अपनी इंसल्ट समझा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब हुआ ये कि मुस्तफ़ा अपनी गाड़ी में ख़ुद ड्राइव करके अरमगान के घर गया और इस गाड़ी की ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही बम्पर्स थे। शिराज के अकॉर्डिंग, जो ख़ुद उस वक्त वहाँ पर था, मुस्तफ़ा जैसे ही आया उसने अपनी पॉकेट से एक वीट का पैकेट निकाल कर अरमगान को दिया और अरमगान ने बदले में एक ड्रॉर से कैश निकाल के मुस्तफ़ा के हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन मुस्तफ़ा की मदर इस सबको कम्प्लीटली डिनाई कर रही हैं, इवन दो शिराज के अकॉर्डिंग वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद था। और अकॉर्डिंग टू हिम अरमगान सिर्फ नशा लेता है, वो नशा बेचता नहीं है, वो सिर्फ एक कंज्यूमर है और वो ये नशा मुस्तफ़ा से ख़रीदता था। वीट देने के बाद मुस्तफ़ा उन दोनों के पास ही वहाँ ही बैठ गया। अब जितनी देर तक ये सिगरेट चलती रही तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही अरमगान की सिगरेट ख़त्म हुई उसने एक आयरन रॉड उठाया और उसने मुस्तफ़ा को पीटना शुरू कर दिया। 2 से 3 बार आयरन रॉड लगने के बाद मुस्तफ़ा ने अरमगान के हाथ से रॉड छीन लिया। अब इस टाइम पे वो तीनों बिल्कुल नशे में थे और अरमगान नशे में बिल्कुल पागल हो चुका था और उसने मुस्तफ़ा पर चीखना शुरू कर दिया और मुस्तफ़ा ख़ुद भी इस हालत में नहीं था कि वो अपने आप को बचा सकता। जैसे ही वो रॉड मुस्तफ़ा के हाथ में आई, अरमगान ने एक पिस्टल उठाई और मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो रॉड मुस्तफ़ा के हाथ से भी गिर गई। और जैसे ही वो रॉड गिरी, अरमगान ने उसको फिर से पीटना शुरू कर दिया और वो उसको खींच के हॉल में ले आया। वो कॉन्टीन्यूसली टॉर्चर करता रहा। कुछ देर बाद आके वो ब्रेक लेता, बैठ जाता और कुछ देर बाद वो जाके फिर से उसको मारना शुरू कर देता था। इसी दौरान उस घर के अंदर अरमगान के 2 हाउस हेल्पर्स भी थे, जो कि ना तो अपने रूम से बाहर आए और ना ही उन्होंने इस सब को रोकने की कोशिश की। इनफैक्ट शिराज के अकॉर्डिंग अरमगान ने मुस्तफ़ा के हाथ और पाँव दोनों बांध दिए और उन दोनों हाउस हेल्पर्स को बुलाकर कहा कि वो कुछ देर में वापस आ रहा है तो वो ये सब कुछ साफ़ कर दें, जिसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे क्योंकि पुलिस को एक रूम से अरमगान के घर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की स्मेल आई और इनफैक्ट कारपेट से ब्लड सैंपल्स भी मिले, मुस्तफ़ा की मदर के ब्लड सैंपल्स से मैच कर गए। मुस्तफ़ा को बांधने के बाद अरमगान ने उसे उसी की गाड़ी में डाल दिया और वो लोग पेट्रोल फुल करके बलूचिस्तान की तरफ निकल गए। लेकिन ईदी फाउंडेशन के हेड फैसल ईदी के अकॉर्डिंग, उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो बॉडी उनको मिली थी उसका ना तो सर था, ना हाथ थे और ना पाँव, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुस्तफ़ा को सिर्फ मारा पीटा नहीं गया था, इनफैक्ट उस पर दिल दहला देने वाला टॉर्चर किया गया था। रिपोर्टेडली अरमगान ने नशा करने के बाद मुस्तफ़ा के साथ स्क्विड गेम्स खेलना शुरू कर दी। उसने अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकाला और वो मुस्तफ़ा को कहना शुरू हो गया कि अगर हेड्स आ गया तो वो उसे छोड़ देगा और अगर टेल्स आ गया तो उसे नहीं छोड़ेगा। और ये कह के उसने उस कॉइन को हवा में फ्लिप किया और हेड्स आने के बाद भी उसने मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा क्योंकि नशे की हालत में उसका रूल से क्या लेना देना था। अब जैसे वो ये गेम कॉन्टीन्यूसली उसके साथ खेलता रहा और साथ साथ उसको कॉन्टीन्यूसली टॉर्चर करता रहा और ये मारपीट करने के साथ साथ वो उसको पूछे जा रहा था कि उसने वो बनाना इमोजी उसको क्यों भेजी, साथ में वो उसको पूछ रहा था कि उस लड़की से उसका क्या कनेक्शन था और साथ में वो उसको बार बार पूछ रहा था कि वो किसका एजेंट है। ये सब मारपीट करने के बाद अरमगान और शिराज ने उसको अपनी ही गाड़ी में डाला और वो बलूचिस्तान ले गए उसे। एक खाली इलाके में जाने के बाद उन्होंने वो गाड़ी खोली और उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी और इस टाइम तक मुस्तफ़ा उस गाड़ी के अंदर ज़िंदा ज़ख्मी हालत में मौजूद था। शिराज के अकॉर्डिंग वो दोनों ये सब कुछ करने के बाद पैदल चलते हुए उस रोड से एक होटल में आए और वहाँ से वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कराची वापस आ गए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता ये चला कि ना तो उस एरिया के किसी इंसान ने उन दोनों को देखा है और ना ही इवन उस होटल के किसी इंसान ने उन दोनों को देखा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि या तो वो दोनों 2 गाड़ियाँ लेकर गए थे और या फिर शायद कोई तीसरा उनके साथ इन्वॉल्व था, बट क्योंकि ये केस अभी भी ऑन गोइंग है तो वी डोंट हैव एनी सॉलिड आंसर्स टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स सी हाउ दिस case unfolds, and that is all for today. Don't forget to like and subscribe to my channel, and do let me know in the comments below about what you think the answers to these questions could be. Stay happy and stay healthy. Thank you so much.